बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा चिराग फैक्टर की चर्चा हो रही है और इसकी वजह है चिराग पासवान का फैसला, अकेले चलने का फैसला। हमारे साथ हैं चिराग पासवान। चिराग जी, अभी भी बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आप क्यों अलग हुए। कोई कह रहा है कि आप अपना एक एजेंडा था जिसको चाहते थे शामिल करवाना, कोई कह रहा है सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता। मल्टीपल रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब कोई आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। पहली बात तो अविश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी पर मेरा विश्वास, हमारे गठबंधन को लेकर और बिहार को लेकर दोनों पे ही मेरा विश्वास नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया 2019 में लोकसभा के चुनाव में, कोई ऐसी सीट नहीं है जिसको हराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एड़ी चोटी का जोर ना लगाया हो। भले वो मेरी लोकसभा हो, उनके वहाँ पे विधायक हों, उनके पूर्व मंत्री हों, उनके जिला अध्यक्ष हों, या फिर हाजीपुर की सीट हो, या वैशाली की सीट हो, नवादा हो, समस्तीपुर हो, कोई ऐसी सीट उस नहीं समय थी। आप लोगों ने ये बातें नहीं रखी नीतीश कुमार के सामने कि आप हमें हराने का काम कर रहे हैं? निरंतरता में कोई दिन ऐसा नहीं है जब पापा मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करते थे। और आप पूछिएगा मुख्यमंत्री जी से, क्या उन्होंने निरंतर आपको रोज़, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, पापा नाम लिख के बताते थे कि आपका ये विधायक विरोध कर रहा है, आपका ये विधायक विरोध कर रहा है। और बाद में खैर चुनाव अंत होते होते तक तो हम लोग को जानकारी मिलने लग गई कि मुख्यमंत्री खुद ही विरोध करवा रहे हैं। इस सीटों को लेकर क्या सच्चाई है? क्या सीट आप ज़्यादा चाहते थे? पहली बात तो सीटों को लेकर कोई चर्चा हुई ही नहीं, कभी कोई चर्चा नहीं हुई गठबंधन में। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली कहता हूँ। अक्रॉस द टेबल मेरी लगभग 4 बार मेरी मुलाकात हुई जेपी नड्डा जी से, 2 बार मेरी मुलाकात हुई अमित शाह जी से। अक्रॉस द टेबल बैठकर एक बार, मुझे शायद अभी तक भी नहीं पता कि अगर ये लोग मेरे को सीटें देते तो कितनी सीटें देते। नहीं, सुशील मोदी ने तो साफ कह दिया है कि सीट ज़्यादा चाहते थे चिराग पासवान और इतना देना संभव नहीं था। वो हाइपोथेटिकली सोच रहे होंगे। मुझे बताएं ना कि मैं कितनी सीटें चाहता था, बताएं सुशील मोदी जी, कितनी सीटें मैं चाह रहा था। सीटों का तो मैंने कोई आंकड़ा ही उनके सामने नहीं रखा, और सीटें मेरे लिए प्राथमिकता थी ही नहीं कभी। मेरे लिए तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट था, और मैं निरंतरता में मैं ये बात कह रहा था कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ा जाए, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में। पर जब मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। जब आप अलग हो रहे थे तो क्या आपको रोकने की कोशिश हुई प्रधानमंत्री ने या अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा ने चाहा कि आप रोक आ जाएं? देखिए, मेरी मुलाकात हुई जिसमें जेपी नड्डा जी मौजूद थे, और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे उसमें। और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उस बैठक में बी एल संतोष जी भी मौजूद थे, जो इनके संगठन प्रभारी हैं केंद्रीय, वो भी मौजूद थे। और उनके सामने मैंने बहुत स्पष्ट रूप से मैंने अपने कंसर्न्स को मैंने रखा, और मैंने इनके भी कंसर्न्स को रखा। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से इतना प्यार करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी को किसी धर्म संकट में मैं डाल ही नहीं सकता। और मैंने गृह मंत्री जी से स्पष्ट रूप में मैंने यही बात बोली। मैंने बोला, सर देखिए, मुझे पता है कि आप मुझे जितनी संख्या चाहिए आप नहीं दे सकते। माननीय मुख्यमंत्री बहुत होगा तो आप ही को ही 115 120 सीट देंगे। अगर आपको 120 सीट दे देंगे तो आप उसमें से 40 सीट मुझे कैसे देंगे? मैं खुद नहीं चाहता कि आप 100 से कम सीटों पर आप चुनाव लड़ें। आप 40 चाहते थे, ऐसी बात आपने रखी थी? नहीं, मैंने कभी इस बात में जिक्र ही नहीं हुआ। बट हाँ, पिछली बार मैं 42 सीटों पर लड़ा था। अगर सुशील मोदी जी बोलते कि मैं ज़्यादा सीट की मांग कर रहा था, मैं ज़्यादा सीट की तो मांग तब करूँ ना जब मैं बोलता कि मुझे 45 सीटें दें, मुझे 50 सीटें दें, मुझे 55 दें, मुझे 60 दें। आप 42 से ज़्यादा तो नहीं मांग रहे थे ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने हक की अगर मैं सीटें मैं मांग रहा हूँ तो उसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ? पर मैं फिर इस बात को क्लियर कर दूँ कि ये चर्चा ही कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई कि मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए या मुझे कम सीटें चाहिए। निरंतरता में सिर्फ यही चर्चा हुई कि मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ा जाए। और जिस दिन मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी, मेरे पास विकल्प ही नहीं बचा था। लेकिन आपके फैसले से बीजेपी के लिए एक धर्म संकट की स्थिति हो गई, क्योंकि हर जगह देखिए इस बात की चर्चा हो रही है, आम लोगों के बीच भी, और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और चिराग पासवान में कुछ अंदर की तालमेल है, और इसको लेकर बीजेपी के नेता परेशान हैं, और शायद इसलिए वो कई बार कहते भी हैं कि चिराग हमारे साथ नहीं है, वो मोदी जी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने तो बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी। देखिए, पहले तो मैं तस्वीरों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए मैं कहाँ कर रहा हूँ? क्यों जनता दल यूनाइटेड के नेता और माननीय मुख्यमंत्री इतने परेशान हैं? देखिए, भाजपा के भी जो लोग बोल रहे हैं, मैं आपको इस बात को स्पष्ट तौर से कह दूँ, वो मुख्यमंत्री जी की ही परेशानी है, उन्हीं की बौखलाहट है, जिसको वो बार बार जाहिर करते हैं। मुख्यमंत्री ही, आपको पता है, मुख्यमंत्री खुद ज़्यादा बातें बोलते नहीं और वो दूसरों से कहलवाते हैं इन सारी चीज़ों को। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के कान में बोल रहे हैं कि थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, थोड़ा और क्लियर करके बोलिए। तो मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों को, मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनकी चिंताओं को थोड़ा कम करता हूं। मैं उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी नेता
प्रधानमंत्री जी की ना तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है, ना हमारे प्रचार सामग्री में उनके कोई पोस्टर्स लगे हैं, ना उनके कोई होर्डिंग लग रहे हैं। मेरा मैनिफेस्टो 1-2 दिन में आ जाएगा, उसमें भी देखिएगा कि उसमें मैंने उनका कहीं पर उनकी कोई तस्वीर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया और मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे दिल में है प्रधानमंत्री, हनुमान हूँ मैं उनका, दिल चीर के देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री मेरे दिल में दिखेंगे, पर मुख्यमंत्री को उनकी तस्वीर लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने निरंतरता में प्रधानमंत्री का विरोध किया। धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, सीए एनआरसी को तो लेकर विधान सभा में इन्होंने उसके खिलाफ प्रस्ताव तक पारित किया। सुशील मोदी यही तो कह रहे हैं कि ये कैसा प्यार, ये कैसी मोहब्बत कि आप नरेंद्र मोदी की बात कहते हैं दिल में है, लेकिन उनके फैसले का, इस फैसले का कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, आप साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये कैसा प्यार? दिल से आप भाजपा के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड तो आप भी सबसे बातचीत करते ही होंगे। ऑफ रिकॉर्ड आप किसी से भी पूछ लीजिए, क्या लोग खुश हैं नीतीश जी के, माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जाकर? क्या लोग खुश हैं? सबसे बड़ी बात। पर हाँ, ये बात भी, क्योंकि मुझे अभी लंबी राजनीति करनी है, ये बात भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही सीखी है। और मैं कायल हो गया हूँ फिर से प्रधानमंत्री जी का कि एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट किया उस पर वो अड़े रहे, वो उस पर वो अटक रहे। अमित शाह जी भी उस पर अड़े रहे, जेपी नड्डा जी भी रहे। कब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही पुनः हमारे नेतृत्व का चेहरा होंगे, वही पुनः मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उसके बाद कोरोना काल में भले मुख्यमंत्री जी की छवि कितनी खराब हुई हो, उनकी लोकप्रियता समाप्ति की कगार पर आ गई हो, पर एक बार जो वादा भाजपा के नेताओं ने किया, अंत अंत तक उसको निभा रहे हैं। ये बात मैं खुद भाजपा के नेताओं से सीख रहा हूँ। अच्छा, मेरी जानकारी में जो है, मैं वो चाहूँगा कि आप उस पर स्पष्ट करें कि आपके चाचा पशुपति पारस जब सांसद हो गए, मंत्री पद खाली हो गया आपके कोटे का, आपने नीतीश जी को फ़ोन किया और ये कहा कि आपके दल से कोई एक मंत्री हो। उसके बाद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने बार बार संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार साथ सामने नहीं आए। क्या ये भी एक टर्निंग पॉइंट है जेडीयू से अलग होने का? मैं इसको क्लियर कर दूं, और एक लेटर भी है जो मैं देख रहा हूं कि आजकल सर्कुलेट हो रहा है, जो मैंने जेपी नड्डा जी को मैंने लिखा था, संभवतः शायद 24 सितंबर को मैंने उनको लेटर लिखा था, और उसमें उनसे हुई चारों मुलाकातों का सारांश मैंने उस लेटर में लिखा था। 6 पन्नों का वो लेटर है। उसमें भी मैंने इस प्रकरण का मैंने प्रमुखता से मैंने जिक्र किया है। मेरी फ़ोन पे नहीं, मैंने उनसे मुलाकात करके, उस वक्त समस्तीपुर में बाई इलेक्शंस हुए थे चाचा जी के निधन के बाद, और मेरा छोटा भाई प्रिंस वहाँ से जीत कर आया था, और प्रिंस को मैं लेकर गया था माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलाने। उस वक्त मैंने उनसे आग्रह किया था कि लोकसभा में, क्योंकि पारस चाचा हाजीपुर से चुनाव जीतकर वो भारतीय संसद में पहुंच चुके, तो मैं चाहता हूं कि आप किसी मेरी पार्टी से जो बाकी लोग हैं, और जो कि स्पष्ट ही था कि 2 विधायक हैं हमारे, राजू तिवारी जी, राजकुमार शाह जी, और नूतन जी जो कि विधान पार्षद हैं हमारी, तो मेरी पार्टी के जो विधायक या विधान पार्षद हैं, उनमें से आप किसी को आप मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो हम लोग को भी अपनी बातें आप तक पहुंचाने में हम लोग को सहूलियत होती है। उस पर मुख्यमंत्री जी का जवाब, जिसको सुनकर मैं अवाक रह गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी जातिवादी बात कैसे कर सकता है। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट शब्द थे कि चिराग जी, अगर आपके परिवार का कोई होता तो मैं उसको मंत्री बना देता, पर आप कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शब्द थे, और इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी ज़्यादा जातिवादी सोच कैसे रख सकता है। आप अपने परिवार से कोई नाम तो नहीं दे रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। और बल्कि मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं कि जब 2017 में जब पहली बार पारस चाचा के बनने की बात आई, तो ये प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही आया था कि पारस जी को हम लोग बनाना चाहते हैं। उन्होंने खुद पारस चाचा से बात की। जब मैं और पापा जब मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी से, तो हम तो इन 3 नामों के साथ ही गए थे कि इनमें से कोई। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पारस जी को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद मुझे ताज्जुब होता है, खुद पहले लोग कहते हैं कि परिवार का कोई हो तो बनाएं, और उसके बाद बोलते हैं कि ये लोग परिवार से उठकर सोच ही नहीं पाते हैं। और आप बातचीत करने की कोशिश करते थे तो भी क्या बातचीत नहीं हो पा रही थी नीतीश कुमार जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा, उसी दौरान मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा था कि सर, मैं बहुत जल्द बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर भी निकलने जा रहा हूँ, और एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि सरकार का कोई अंग इस तरीके से सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा होगा। संभवतः लोगों की नाराज़गी होगी, या शिकायतें होंगी, या सुझाव होंगे, मैं आपके संज्ञान में मैं देता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि उस पर जो कार्रवाई हो, क्योंकि चुनाव का समय है, जितनी ज़्यादा लोगों को हम लोग सहूलियतें दें, मुझे लगता है उतना ही ठीक रहेगा। उसके बाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इस बात का भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैं नालंदा गया, और नालंदा में 100 नंबर को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। लोग कह रहे थे कि भैया, आप लोग अपराध को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, बट 100 नंबर ही जब काम नहीं करता तो अपराध पे नियंत्रण कैसे आएगा? पुलिस ही नहीं पहुंचती यहाँ पे, तो लोगों में, अपराधियों में डर कैसे होगा? इस बात को जब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो उनको शायद इस बात का दुख हुआ कि उनके गृह जिले को लेकर मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूँ, और उसके बाद से उन्होंने ना कभी मेरा फ़ोन उठाया, ना किसी पत्र का जवाब दिया। बहुत पहले से जिस तरह से आपके सुर थोड़े बदलने शुरू हो गए थे,
उस समय से ही ये कयास लगाया जा रहा था और अभी भी इस बात की चर्चा ये होती है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प चूंकि बहुत अच्छा है नहीं, तो उस विकल्प को वो भरना चाहते हैं और इसलिए वो नीतीश कुमार के विरोध में ये प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं भविष्य को भी अगर मैं ध्यान में रख के देख रहा हूँ, और भविष्य की ही तो चिंता नहीं की कभी मुख्यमंत्री ने, ये तो सिर्फ अपने जातीय समीकरण को ही बैठाते रहे। तो चिराग सीएम बनना चाहते हैं, हम ये माने? देखिए, आज की तारीख में मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, अभी मैं जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा हूँ, पापा साथ में नहीं है, उनकी कमी बहुत ज़्यादा, उनकी याद बहुत आती है मुझे। चुनाव एकदम सर पर हैं। भविष्य को लेकर अभी क्या रणनीति रहेगी, नहीं रहेगी, सीएम फेस का मैं उम्मीदवार कभी आगे होऊंगा, नहीं होऊंगा, या पापा जिस तरीके से केंद्रीय अविनाश जी ने राजनीति तो कई बार कहा था हम लोगों से कि चिराग पासवान में पूरी क्षमताएं हैं मुख्यमंत्री बनने की। इतना मुझे खुशी ज़रूर है कि पापा वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ मी। उनको मैं कम से कम उनके रहते रहते मैं उनको वो गर्व दे पाया कि हाँ, मेरा बेटा ठीक कर रहा है। तो ही वॉज प्राउड ऑफ मी। और एक पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा सोचते हैं, और पापा ज़्यादा ही मेरे लिए अच्छा सोचते थे। तो ये खैर भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट मौजूदा परिस्थिति में मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, उसका चेहरा नहीं हूँ। मैं भाजपा के मुख्यमंत्री को बनाऊँगा, ये मेरा संकल्प है। अच्छा, चुनाव के बाद जब काउंटिंग होगी, ऐसी तस्वीर आती है कि बीजेपी को, जेडीयू को आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उस समय चिराग पासवान का साथ होगा बीजेपी को यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस समय भी होंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा सहयोग तभी रहेगा जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सह सम्मान, देखिए मुझसे वो राजनीतिक अनुभव में बहुत बड़े हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। सार्वजनिक मन से निरंतर मैंने उनको अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य की मैंने उनको उपाधि दी। आज भी जब वो मुझसे सामने मिलेंगे, मैं हमेशा उनका पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा, पर उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनते हुए मैं नहीं देख सकता। मेरी राय होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर वो कोई मुख्यमंत्री बनाते हैं और सह सम्मान मुख्यमंत्री जी को केंद्र में ले जाएं, उनको वहाँ पे मंत्री पद दें अच्छे से, वहाँ पे उनको नई जिम्मेदारी वो दें, पर प्रदेश में अगर मैं समर्थन दूंगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आपको इस बात का भी डर नहीं लगता कि यदि आपकी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आई, मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी को आपने नुकसान तो पहुंचा दिया, लेकिन आपकी सीटें इतनी नहीं आई कि बीजेपी सरकार बना सके और महागठबंधन की सरकार बन जाए, तो ऐसे में महागठबंधन की वापसी का ठीकरा तो फिर आपके सिर पर फुटेगा? मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, कुछ तो सोच समझ के ही रण में उतराऊंगा। तो इतना तो मुझे दे ही दीजिए श्रेय कि मैं सोच समझ के ही उतराऊँ। तो चुनाव प्रचार को क्या सोचा है? अभी तो जाहिर है जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं और ऐसे में आपको सारी जिम्मेदारियां भी है, आगे की क्या रणनीति है अभी? नहीं, फ़िलहाल तो खैर मैं डिजिटल माध्यम से ही कैंपेन कर रहा हूँ। संतुष्टि नहीं होती उसमें, पर जब तक आप जनता के बीच डायरेक्टली नहीं जाएं। 20 तारीख तक रस्में कुछ ऐसी हैं जो मैं घर से निकलने में मुझे की इजाज़त नहीं देती, बट 21 तारीख से मेरा दिन रात 24 घंटे का मेरा सघन प्रचार शुरू हो जाएगा। इंडिया टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चिराग पासवान, जिन्होंने खुलकर सारे विषयों पर बात की और जो बातें उन्होंने कही हैं, जो निर्णय लिया है, जो फैसले लिए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर मौसम वैज्ञानिक को साबित करती हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।